मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस बीच अच्छी और सुखद खबर ये है कि रिकवरी रेट यानी ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है और वर्तमान में देश में कोरोना वायरस संक्रमण का टीका भी तैयार कर लिया गया है, जिसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। उम्मीद की जाती है बहुत जल्दी ये टीका हमारे लिए उपलब्ध होगा और हम इस कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित हो पाएंगे। पिछले दिनों हमारे देश में प्लाज्मा थेरेपी का भी प्रयोग किया गया था, जो काफी हद तक कारगर हुआ था। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी क्या है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। श्रोताओं, हमारे बीच हैं डॉक्टर सुशील द्विवेदी, जो कि विज्ञान संचालक हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ग्रीन ओलंपियाड के, साथ ही स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथर उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, इस समय कोरोना वायरस संक्रमण काल चल रहा है। हमारे देश में एक प्रयोग किया गया था प्लाज्मा थेरेपी का, तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है? कोरोना वायरस ने चूंकि पूरे विश्व की गति रोक दी है और हम भी उसी के पार्ट हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं मरीजों के उपचार के लिए नई नई दवाओं को खोजने में। तो ये जो एक नया जो अभी ट्रायल रिसर्च चल रही है, जिसे हम प्लाज्मा थेरेपी या प्लाज्मा ट्रीटमेंट कहते हैं, इसका एक और नाम सीरम थेरेपी भी है जी। और यह एक प्रकार से ये बहुत पुरानी ये विज्ञान थी और इस पर सबसे पहले 1890 में एक जर्मनी के फिजियोथेरेपिस्ट थे, जिनका नाम था वॉन बेहरिंग। इन्होंने सबसे पहले इस पर रिसर्च की थी और दुनिया के सामने इस उपचार का, जब वो डिप्टीरिया और टिटनेस के टीके के साथ काम कर रहे थे, तो दुनिया के सामने इसे रखा और उसको लेके उन्हें 1901 में जो मेडिसिन का सबसे पहला नोबेल प्राइज है, वो वॉन बेहरिंग साहब को मिला था जी। अब इसका एक नाम और भी मैं बताऊं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो डॉक्टर्स या जो शोधकर्ता जानते होंगे, इसे कन्वलिसेंट प्लाज्मा थेरेपी भी अर्थात सीपी भी कहते हैं जी। यह एक नई टेक्निक है। जैसे हम इसको ऐसे समझाना चाहें कि हमारे खून जो होता है, इसके 4 भाग होते हैं। मैं और आप सबके शरीर में लगभग 5.5 लीटर के आसपास खून होता है, ब्लड होता है, और जो महिलाएं या माँ बहनें होती हैं, उनके शरीर में 5-5.25 लीटर के आसपास खून होता है। इस खून के 4 भाग होते हैं। एक होता है आरबीसी, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स, जो कि खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं, और अगला भाग जो होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं जी। अगर मैं आपको एक साधारण ढंग से समझाने की कोशिश करूं, जैसे हम अगर 1 लीटर खून अगर किसी व्यक्ति का लेंगे, तो लगभग उसमें 55% के आसपास प्लाज्मा पाया जाता है जी। और ये जो 55% प्लाज्मा होता है, इसी में जो एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। माना जाता है कि जिन व्यक्तियों को कोरोना का संक्रमण होता है और वो कोरोना से अपनी लड़ाई या जंग जीत के बाहर निकल आते हैं स्वस्थ रूप से, उनके खून में कुछ ना कुछ एंटीबॉडी बच जाते हैं और वही एंटीबॉडी को कलेक्ट किया जाता है, उनको फिर उपयोग किया जाता है जी। मैं कुछ बातों से और बताना चाहूंगा, जैसे कि जब एंटीबॉडी और एंटीजन की जो अवधारणा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कुछ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई यदि चोर हमारे आपके घर में घुसना चाहे, तो हमारा आपका प्रतिरक्षा तंत्र अपना काम प्रारंभ कर देता है और ये हम और आप क्या करते हैं, या तो उस चोर को रोक देते हैं या वह चोर हम पर हमला कर देता है। तो यहाँ पर चोर जो हम बोल रहे हैं वो एंटीजन है जी। और इस प्रक्रिया में जब जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा के रूप में जो सामने आते हैं, वो एंटीबॉडी होते हैं जी जी। तो घर को बचाने की इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ नुकसान होना निश्चित होता है। फिर आप और हम लोग चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी सूचना देते हैं। दीर्घकाल में हम अपने घर में एक बर्गलर
लेते हैं या सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं जी। तो देखिए ये चोर एंटीजन है और हमारा शरीर इन एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडीज की मदद से प्रतिक्रिया करता है जी। और ये प्रतिक्रिया एंटीबॉडी के माध्यम से होती है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में 5 प्रकार के पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रमशः IgA, IgM, IgG, IgE और IgD कहते हैं। ये अलग अलग ढंग से हमारे शरीर में रिस्पॉन्स करते हैं जी। शुरुआत में जो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया के रूप में जो सामने आता है जब भी कोई एंटीबॉडी हमारे एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर का जो एंटीबॉडी सबसे पहले IgM प्रकार का आता है और वो एंटीजन से लड़ता है और दीर्घकालीन उपाय के रूप में जो फिर हम और भी उपाय करते हैं जो अपने ट्रीटमेंट के दौरान जो भी पेशेंट करता है तो वो IgG है। तो ये जो नई थेरेपी है उसका यही पूरा संक्षेप में यही है कि हम 1 लीटर या समझिए उसमें से हमने कोई भी ब्लड का सैंपल किसी भी पेशेंट का लिया उसका लगभग 55% भाग पीले कलर का एक लिक्विड होता है स्ट्रॉ कलर का, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक एक पीते हैं येलो कलर की आती है, हल्के पीले कलर की स्ट्रॉ कलर का जो लिक्विड होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं या उसी को हम सीरम भी कह सकते हैं और उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और ये देखा गया है कि ये एंटीबॉडीज ये माना जा रहा है अभी चूंकि हमारे देश में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और DGCI है इसने ट्रायल के लिए कुछ हॉस्पिटल्स को और कुछ राज्यों को ये एक प्रकार से थोड़ा सा उन्हें काम करने के लिए मौका दिया है, लेकिन ये अभी चूंकि इस पे रिसर्च चल रही है, चीन में भी रिसर्च हो रही है, कुछ USA में भी हो रही है, इंडिया में भी अलग अलग जगह हो रही है। तो भविष्य में माना जा रहा है कि ये प्लाज्मा थेरेपी ये कोरोना का एक माकूल इलाज होगा और लेकिन मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं कि लोग इस पर अभी कोई हॉस्पिटल बिना ICMR की परमिशन के बिना इस पर काम शुरू ना करें क्योंकि अभी इस पर विभिन्न प्रकार के ट्रायल चल रहे हैं और भविष्य में इनके अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी आप क्या समझते हैं कि हमें एक लंबे समय तक इस कोरोना वायरस को दिमाग में रखकर इसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना होगा और अपने आप को सुरक्षित रखना होगा? मैं पूर्णतः आपसे सहमत हूं कि 2022 तक हमें और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। अर्थात ये जो सोशल डिस्टेंसिंग आज के दौर में एक नया शब्द आया है या लॉकडाउन नया शब्द आया है तो उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग आया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग को हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। साथ ही साफ सफाई के असरदार तरीके जिसमें 20 सेकंड तक हमें एक अच्छे ढंग से किसी भी सोप से, कोई भी सोप हो सकता है या आपके पास अगर सैनिटाइजर है तो अच्छी बात है, 20 सेकंड तक हाथ को अच्छे से धोना है जिससे हम उस वायरस से लड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपने घरों में फिलहाल आज के संदर्भ में मैं कहूं जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की या हर राज्यों के मुख्यमंत्री जी लगातार निवेदन कर रहे हैं लोगों से कि आप जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो ये वायरस कहीं ना कहीं से हमारे हवा से जैसे छींकने से, खांसने से, बात करने से छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो पानी की बूंदियों समान होती हैं, एरोसोल जिन्हें हम कहते हैं, उनके द्वारा हवा में पहुंचता है और किसी न किसी सरफेस पर अटैच होता है या सांस के रास्ते हमारे आपके या किसी भी व्यक्ति के शरीर में जा सकता है और जाने अनजाने हम या कोई और व्यक्ति हमें इस बीमारी से हमको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये हमको अपने जीवन में ये पूरी तरह से इस बात को गांठ बांध लेनी है कि आज से लेके अभी जब तक वैक्सीन हमारे आपके पास पुख्ता ना आ जाए और हम सब लोग कहीं ना कहीं से इम्यून ना हो जाएं, तब तक हमें इन साफ सफाई की अच्छी आदतों को अपनाना पड़ेगा। और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आरोग्य सेतु ऐप जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आने वाले खतरे से हम सावधान रह सकते हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने खुद आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। तमाम प्रकार की हमारे आपके समाज में तमाम प्रकार की भ्रामक सूचनाएं तैर रही हैं, लेकिन मैं बार बार इस चीज को मैंने पहले भी कई माध्यमों से बताया है कि ये पूर्णतः सुरक्षित है। इसको बड़ा ही सरल ढंग से कोई भी व्यक्ति उसको अपने जो भी प्ले स्टोर है या उनके पास अगर आईफोन है तो उस पर जाके वो जहां पर ऐप स्टोर से वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं भारत सरकार के द्वारा और उसको रजिस्टर्ड करें। अपना ईमेल या फोन नंबर सबसे पहले वो मांगेगा,
उसको आप डालें। इसके बाद उसमें कुछ सूचनाएं वो मांगेंगी, आपकी एज, आपका क्या लिंग है, सेक्स कौन सा है, मेल फीमेल, और इसके साथ एज के साथ बढ़ते हुए जो उनकी छोटी सी एक प्रश्नावली है, क्वेश्चनायर है, उसको हम फिल करते जाएंगे। तो हम एक बहुत बड़ा एक ये भी देशभक्ति का काम है कि हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे हम ये ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ता है इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, और जैसे जैसे हमारी आपकी मूवमेंट कहीं भी होगी तो ये ट्रैक करेगा, और हम ऐसे कैसे व्यक्तियों के, किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आ रहे हैं, या हमसे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति संपर्क में आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम मार्केट जा रहे हैं या कहीं और दूसरी जगह हम जा रहे हैं, तो वो हमें ट्रैक करेगा और ये लगातार हमारे बारे में सूचना इकट्ठी करेगा, और ये हमें सूचित करेगा विभिन्न कलर के माध्यम से कि हम कहीं ऐसे लोगों के संपर्क में या ऐसे जोन में तो नहीं जा रहे जो कहीं ना कहीं से हॉट स्पॉट जोन कहा जा रहा है, जहां पे कोरोना के ज्यादा संक्रमण के मरीज हैं। और साथ ही एक बहुत अच्छी बात है इसमें, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोगों को लगातार आह्वान किया है कि इसमें देखिए मास्क बनाने की विधि दी हुई है। आज के दौर में बहुत बड़ा संकट है, हम और सबको मास्क जरूर पहनना चाहिए, और उसमें बड़े सरल रूप से आपके हमारे घर में जो रूमाल होता है, एक छोटा सा कपड़ा होता है, उसके द्वारा छोटे छोटे बच्चे भी उन मास्क को बना के उनको सिंपल ढंग से फोल्ड करके आपको पीछे बांध लेना है, और आप न केवल अपनी सुरक्षा कर पाएंगे इससे, बल्कि देश दुनिया की भी बहुत बड़ा एक उपकार करेंगे। और मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि कोरोना से लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये हमारी कोरोना के जो अगेंस्ट जो लड़ाई है इसमें हमें और मजबूत करेगा, इस लड़ने में हमें और हमको मजबूत करेगा। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आकाशवाणी को इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की डॉक्टर सुशील द्विवेदी से, जो कि विज्ञान संचालक हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर ग्रीन ओलंपियाड के और स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं विद्यार्थी विज्ञान मंथन उत्तर प्रदेश के। श्रोताओं, अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सागर जिले की। सागर में कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है, प्रशासन के द्वारा इस संक्रमण से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और लोग कितने जागरूक हैं, इस संबंध में हमें जानकारी दी सागर के वरिष्ठ पत्रकार श्री पंकज सोनी ने। पंकज जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, वर्तमान स्थितियां जो हैं ये हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण समूचे विश्व में फैला हुआ है और हमारे प्रदेश में भी इसका कहर जारी है, तो वर्तमान में सागर की क्या पोजीशन है? देखिए, सागर में इस समय जो है, अभी जो लॉकडाउन के बाद की स्थिति थी उसमें अब यहाँ लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जी। और पिछले करीब 7 दिन को देखें तो 20, 22, 16, 11 इस तरीके से मरीजों की संख्या यहाँ पे निकल रही है। और निजी लैब और जो यहाँ का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का कोविड हॉस्पिटल है, वहां से ये मरीजों की संख्या लगातार सामने आती जा रही है। तो ये यहाँ जो देखा जाए तो ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है जी। और जो मरीजों की संख्या है वो हर दिन बढ़ती जा रही है। तो इस समय जो आंकड़ा है वो 600 के करीब पहुंचने वाला है, जो सागर का आंकड़ा है। और अब तक यहाँ पे करीब 34 या 35 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है कोरोना से। पंकज जी, आप एक पत्रकार हैं, आप क्या मानते हैं ये कोरोना वायरस संक्रमण अब क्यों बढ़ रहा है? क्या प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनके कारण से ये संक्रमण फैला है, या लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, जागरूकता का अभाव है, मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई कमी हो रही है? नहीं, मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो इतनी अवेयरनेस के बाद, इतने सब लोगों के बाद की, जैसे सेलिब्रिटी में कहे तो अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव हो गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए, और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी बड़े बड़े नेता इससे प्रभावित हुए हैं और कोरोना पॉजिटिव हुए। तो इतनी गंभीर बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का जो पक्ष होना चाहिए, जैसे हमारे जो माननीय नेता है जिनको हम अगुआ कहते हैं और लोग उनका अनुसरण करते हैं, उनकी तरफ से भी एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है कि उन्होंने लोगों से ये नहीं कहा कि आप हमारे पीछे मत आइए, ये एक गंभीर महामारी का दौर है, इस समय हुजूम लगाना ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इस तरीके से उन लोगों ने कभी जो बात करनी चाहिए थी वो करते नहीं दिखे, और उसका परिणाम ये है कि प्रदेश के मुखिया भी कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, उनके कैबिनेट के मंत्री भी निकलते हैं, और अलग अलग
जगहों से जो निकल रहे हैं, अब जो एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो बड़े बड़े नेताओं को हो रहा है। जी तो जी जो जी शुरुआत करनी चाहिए थी, जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के समय शुरुआत हुई थी जी इस कोरोना के बढ़ने की, तो जी। उस समय दोनों दल के नेताओं को, दोनों को ही एक सम्मिलित प्रयास उस समय से शुरू करना चाहिए था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें चूक। पंकज जी, जो आज लोगों से कहा गया है, जागरूक किया गया है लोगों को, लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं कोरोना वायरस संक्रमण को। मैं नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मास्क जेब में रखे हुए हैं, नहीं लगाना है। जब सामने पुलिस को देखेंगे, प्रशासन के लोगों को देखेंगे तो जेब से मास्क निकाल लेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि ये सुरक्षा आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, ना कि प्रशासन के लिए। बिल्कुल, लोगों की जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी बनती है, क्योंकि कोरोना जो है वो ये मल्टीप्लाई होता है, जी 1 से 10, 10 से 50 और 50 से हजारों में पहुंचता है। जी तो जी ये एक सामान्य बीमारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से इसका फ्लू है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। हालांकि अभी दावे जरूर हो रहे हैं कि इसका जी इलाज आ गया, 15 अगस्त को आ जाएगा, जी लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका इलाज, सही इलाज कब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, वो कितना सक्सेस होता है, वो मेडिसिन कितनी कारगर होती है, अभी इसमें वक्त लगेगा। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच जैसे कि एक फेमस कोट है रतन टाटा का कि जो 2020 का जो समय है जी जी वो अपनों को और अपने परिवार के लोगों को 2021 में ले जाने का समय है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर ये एक इतने बड़े जो उद्योगपति है देश के, जी वो एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जी कि इस एक साल को आप ये मत देखो कि आपके लिए लाभ का है या हानि का है। बिल्कुल बिल्कुल आप तो ये देखिए कि आपका परिवार क्या सुरक्षित अगले साल तक जा पा रहा है, क्योंकि ये एक साल का समय है जिसमें हमको अपने आप को बचा के रखना और अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा के रखना। पंकज जी, सागर में जो कोरोना मरीजों के लिए इंतजाम किए गए हैं, जो कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, आप लोगों का उसमें भी जाना होता है, तो क्या यहाँ वहाँ समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं उनके भोजन पानी की, उनके चिकित्सा की? जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, जी और सबसे पहले जब यहाँ कलेक्टर प्रीति मैथिल थी जी तो उन्होंने यहाँ इस बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को सेपरेट कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया था। यहाँ जी से सारी दूसरी फैसिलिटी अलग कर दी गई थी जी और यहाँ केवल कोविड का इलाज हो रहा था। जी लेकिन उनके तबादले के बाद फिर उसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में जी कोविड को सिर्फ एक यूनिट के तौर पे, एक इकाई के तौर पे वहां रख दिया और बाकी दूसरे इलाज भी वहां शुरू होने लगे। जी जी तो जो व्यवस्थाएं हैं वो तो अच्छी की गई थी, जी लेकिन उनके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई है या कहीं ना कहीं लापरवाही भी आई है, क्योंकि एक के बाद एक यहाँ से वीडियो वायरल हुए कि खाने में फफूंद मिली जी या खाने में मक्खी निकली, जी इस तरीके से। और डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, वो कोरोना मरीजों के पास नहीं जा रहे हैं। जी ऐसी बहुत सारी शिकायतें यहाँ लगातार आती रही, जी लेकिन फिर भी जिस तरीके से ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो फिर भी इलाज ठीक हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ का जो प्रशासन है, बीएमसी प्रशासन है और जिला प्रशासन है, वो कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं जी और इसमें आम जनता के भी सहयोग की अपेक्षा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ पर लॉकडाउन की क्या स्थिति है? आपके यहाँ लॉकडाउन सिर्फ 2 दिन हो रहा है सप्ताह में, कि और भी अन्य दिनों लॉकडाउन लगाया गया है? नहीं, अभी तो यहाँ पे पहले एक दिन का लॉकडाउन शुरू किया था रविवार का, जी लेकिन जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते में करीब 6 से 7 मृत्यु रिकॉर्ड की गई है कोरोना से, जी उसके बाद जिला प्रशासन ने निर्णय लेते हुए यहाँ जो CWC की बैठक हुई जी आपदा प्रबंधन समिति की, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब इसको बढ़ा के 2 दिन कर दिया जाएगा, जी क्योंकि चूंकि चिंताजनक स्थिति है, जी मौत ज्यादा रिकॉर्ड हो रही है कोरोना से, तो उसको देखते हुए जी इसे अभी 2 दिन के लिए फिलहाल बढ़ाया गया है। जी। और रात्रि कर्फ्यू क्या 8 बजे से जी, सुबह 5 ये बजे 8 तक? बजे से 8 बजे से ही चल रहा है जी। और 8 बजे से कर्फ्यू लग जाता है सुबह तक के। तो ये लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानें तो खुलती होंगी आपके यहाँ? हाँ, ये जो जो बाकी 2 दिन को छोड़ दें, क्योंकि जी तो इन 2 दिनों को छोड़ दें तो ये पहला ही हफ्ता है जिसमें दूसरा कंटिन्यूअस दिन होगा जब लॉकडाउन होगा, जी और बाकी दिन जो छूट रहती है उसकी वजह से ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं जी है और बाजार भी 8 बजे के करीब बंद हो जाता है, जी तो चीजें मिलने में भी दिक्कत नहीं है जी। और ऐसी असुविधा किसी तरीके की नहीं। और जो सागर में जहाँ पर संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वहाँ भी निगरानी पूरी तरीके से की जा रही है? वो एक पूरा सिस्टम है कि जिस घर में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है उसके 5-6 घर आसपास को बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दिया जाता है, फिर सैनिटाइज किया जाता है उस जगह को जी और वो जो मरीज होते हैं उनके परिवार में यदि किसी को लक्षण दिखाई देते तो उनको जो सेंटर्स है, क्वारंटाइन सेंटर्स है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है और जी उस मरीज को पीएमसी कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। तो ये जो एक उनका प्रोसीजर है
जी। इतना इसका अनुसरण किया जाता है। तो पंकज जी, आपसे अच्छी बात हुई। पंकज जी, चलते चलते आप हमारे तमाम श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए वो क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में लागू करें और किस तरह से जागरूक रहें? देखिए, जो कोरोना की बीमारी है, जी। इसको लोगों को समझना होगा कि जो छींक से या जो खांसी जब होती है, उस समय जब कोई व्यक्ति संक्रमित होता है, जी। तो वो न जाने कितने लोगों को कितनी जगह को बार बार संक्रमित कर रहा है, ये किसी को नहीं पता होता। जी। जी। जैसे यदि उसने छींका है और वो दीवार पे लगा है या किसी जगह पे लगा है, जी। तो निश्चित तौर पर वो वायरस 10-12 दिन वहीं अटका रहेगा और कोई छुएगा उसे जी। तो वो संक्रमित हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब इतना खतरनाक वायरस है, तब लोगों को जगह, जो सतह है या कोई घर का दरवाजा है या किसी भी जगह को, सार्वजनिक को जी। छूना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बीमारी जिस तरीके से इसका इलाज हो रहा है और व्यक्ति पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाता है, अपने परिवार से कट जाता है, जी। और आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे पहले काला पानी हुआ करता था ना, जी। जी। कि लोग एक दूसरे की सूरत देखने को तरस जाते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके का काला पानी जैसा हो जाता है कि आप जब अस्पताल में भी है तो आप इतने एकांत में है, अकेले हैं, जी। कि आपको कोरोना के साथ साथ अकेलापन भी, परिवार की कमी जैसा भय, बिल्कुल ये बिल्कुल। सारे भय भी आपको सताते हैं। और बिल्कुल, अगर बिल्कुल। खुदा ना खास्ता में कहीं मृत्यु हो जाती है तो आपकी बॉडी को भी आपका परिवार उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है। जी। तो जी। जब अभी इसके साथ इतनी विडंबनाएं हैं, इतनी विषमताएं हैं, तब ऐसी स्थिति में लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए जी। कि वो जितना हो सके मास्क लगाएं, गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए और अपने आप को इस बीमारी से बचा के रखें, क्योंकि आप इस बीमारी से खुद को बचाएंगे तो आपके परिवार को भी आप सुरक्षित रख पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि जब तक इसका कोई ठोस इलाज नहीं आता है, तब बिल्कुल तक लोगों को बहुत सतर्क और सावधानी से रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज जी, आज आपने आकाशवाणी छतरपुर को महत्वपूर्ण समय दिया, अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा। श्रोताओ, अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी सागर जिले के संबंध में प्राप्त की वरिष्ठ पत्रकार पंकज सोनी से। श्रोताओ, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हम सोशल और पर्सनल डिस्टेंस रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, अपने चेहरे पर मास्क आवश्यक रूप से प्रयोग करें, साथ ही अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। श्रोताओ, हमारे बीच हैं सागर के एक ऐसे मैकेनिक जो मैकेनिक का काम करते हुए भी झूलों का निर्माण करते हैं। सावन मास में हर घर में झूले डाले जाते हैं, ये एक धार्मिक आस्था है। और आज हम आपकी एक ऐसे ही कलाकार से मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच हैं सागर के मुकेश प्रजापति जी। मुकेश प्रजापति जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मुकेश जी, आप पेशे से एक मैकेनिक हैं। जी सर। आपके मन में कैसे आया कि हम झूलों का निर्माण करें? सर वो ऐसा है कि हमने एक बहुत कई 14-15 वर्ष पहले एक झूला, घर के लिए झूला नहीं था अपने पास जी। तो मैंने मम्मी से बोला हम झूला बना के लाएंगे, तो वर्कशॉप से एक झूला बना के लाया तो वो कुछ ज्यादा सुंदर बन गया। जी जी जी। तो सुंदर बनने के बाद फिर वो घर में और भी लोगों को पसंद आ गया, तो ऐसे 2-3 बना दिए। फिर वो रिश्तेदारों को पसंद आओ, अपन ने कुछ रिश्तेदारों को बनाना शुरू कर दिया। जी। फिर ऐसे करते करते फिर मोहल्ला पड़ोस फिर वो बहुत भीड़ लगने लगी। जी जी जी। फिर वो अपन ने मम्मी के, हमारी माता जी के नाम पे जी। झूला बनाना शुरू कर दिया, उनके जन्मदिन के नाम पे। जी 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 जी। जब उनका जन्मदिन पड़ता है जी। तो जितने जन्मदिन में जितने लोग आते हैं हमारे यहाँ, जी। तो उन सबके नाम अपन लिख लेते हैं जी। और फिर वो ऐसे झूला बनाना शुरू कर देते हैं। जी। तो इतना सुंदर और इतना बेहतरीन झूला बनाते हैं हम। इलेक्ट्रिक झूला अलग बनाते हैं मंदिरों के लिए। हमारे सागर के सारे मंदिरों में हमारे बनाए हुए झूले लगे इलेक्ट्रॉनिक, घरों में, मंदिर में, सब जगह। ये कला सीखी कहाँ से आपने? अब सर हम तो पैसे से मैकेनिक हैं, इसमें सीखने का कोई है ही नहीं। अपने दिमाग से ही आपने ये सब बनाना जी शुरू जी किया? जी जी। तो आप मैकेनिक किस चीज के हैं? मैकेनिक 2 व्हीलर। अच्छा, 2 व्हीलर के मैकेनिक हैं। तो आपके मन में आया, तो जो पहला झूला आपने बनाया था वो कबाड़ के सामान से बनाया था या आप जी उसके सर, वो तो कबाड़ के सामान से ही था जी। लेकिन आज जो झूले बनाते हम जी। उसमें कबाड़ का कुछ नहीं होता है, उसमें जीआई तार होता है जी। और जीआई प्लेट होती है। जी जी। और सिर्फ बाइक की उसमें टाइमिंग चेन होती है दोनों साइड, जी। तो वो देखने में बहुत सुंदर लगती है पेंट होने के बाद। अच्छा,
और इसमें जैसे आपने पहला झूला बनाया होगा, इसके बाद जो झूले बनाए तो उसमें दिन प्रतिदिन निखार आता गया होगा और निखार आता गया और क्वांटिटी भी बढ़ती गई। जी जी। आज हमने 107 झूले बांटे अभी 22 तारीख को। तो इसके लिए कितना शुल्क लेते हैं प्रति झूला आप? अरे शुल्क अभी नहीं, निःशुल्क रहता है वो तो। अच्छा जी, निःशुल्क बांटते हैं हम लोग को क्या बड़ा ये मन में शांति मिलती है सर। जी जी जी। आप ये धार्मिक कार्य है। हम झूले बांटे हमने, लड्डू गोपाल 2 दर्जन लड्डू गोपाल लेके आए थे, लड्डू गोपाल की मूर्तियां बांटी हमने। जी जी। और कम से कम 3 से 4 दर्जन ड्रेसें बांटी हमने। गरम कपड़े भगवान के लिए छोटे छोटे बनवाते रहते हैं। जी जी। गरम कपड़े, बैठने भगवान के बैठने की आसन जैसे बैठते जिस पे, जी जी जी। वो भी फ्री। और अभी ये कोरोना का कहर चल रहा है जी, तो जैसे कोई मास्क लगा के नहीं आए तो मास्क बनवाए थे हमने 50। जी जी जी। मास्क भी फ्री बांटे हमने। देश के हित में है, बिल्कुल, सबको करना चाहिए। सुरक्षा करोगे, जितनी दूसरे को सुरक्षा बताओगे उतनी सुरक्षित अपना देश रहेगा। बहुत अच्छी बात है मुकेश जी, एक बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। धार्मिक आस्था से भरे हुए आप निःशुल्क रूप से ये इतनी मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और झूले सर हम ऐसे नहीं देते, हम बेटियों के नाम पे झूले देते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बेटियों का सम्मान करके झूले देते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुकेश जी आप। तो मुकेश प्रजापति जी, आज आपने महत्वपूर्ण समय आकाशवाणी छतरपुर को दिया और अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से झूलों का निर्माण करते रहें और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर झूले आप लोगों को देते रहें, लोगों को जागरूक करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित ये विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।